अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी इतनी कम उम्र में मौत हो जाएगी। आज सुबह अर्जुन अपने 2 दोस्तों के साथ पर्वतारोहण पर गया था। युवा लोग रोमांच पसंद करते हैं, अर्जुन भी इसे अछूता नहीं था। उसने चढ़ाई के लिए कठिन पक्ष को चुना। जब वे तीनों शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने एक गुफा का पता लगाया। अर्जुन के एक दोस्त ने उत्सुकता दिखाई और अंदर जाने पर जोर दिया। वे गुफा में प्रवेश कर गए, जो अंधकार से ढकी हुई थी। अर्जुन ने अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू की, जिसने उन्हें गुफा की दीवारें देखने में मदद की। गुफा की पुरानी दीवारें समय के साथ अपनी कहानी कह रही थी। वे गुफा के अंदर गहरे चलने लगे। लगभग 5 मिनट चलने के बाद वे गुफा के एक कोने में पहुंचे, जहां अर्जुन ने एक बैंगनी क्रिस्टल देखा। ये किसी विज्ञान कथा फिल्म की वस्तु की तरह लग रहा था। जैसे ही उसने क्रिस्टल की खोज की, उत्सुकता से उसने इसे छुआ। 3-4 सेकंड बाद दीवारें हिलने लगी। तीनों ने घबराकर गुफा के निकास की ओर भागना शुरू किया। भागते समय अर्जुन का एक पैर एक पत्थर से टकराया और वह संतुलन खोकर गिर गया। जैसे ही उसके दोनों दोस्त निकास को पार कर गए, गुफा ढह गई। अर्जुन ने देखा कि कई टन चट्टानें नीचे गिर रही हैं। इस दृश्य को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर किसी को इस दृश्य का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो वह होगा, केवल जब कोई मर रहा होता है तब वह वास्तव में जानता है कि मरना क्या होता है। उसकी जिंदगी उज्जवल होनी थी, लेकिन ये सब खत्म होने वाला था। लेकिन चट्टानों ने अर्जुन को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने गुफा के निकास को बंद कर दिया। संकट में होने का एहसास ऐसे तंग स्थान में बिना भोजन और सीमित वायु के अर्जुन को यकीन दिला रहा था कि यह जगह शायद उसकी कब्र होगी। अर्जुन ने बंद निकास पर प्रहार करना शुरू किया, लेकिन उसकी सभी कोशिशें व्यर्थ गईं। चट्टानों की ठंडी चुभन धीरे धीरे अर्जुन के दिल में ठंडक भर रही थी, जिससे उसका दिल भारी हो रहा था। उसे अपने दोस्तों के बारे में सबसे छोटी सी भी जानकारी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि वे गुफा से भाग गए या नहीं। यहाँ गुफा में वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति थी। फोन में कोई सिग्नल नहीं था और उसकी 2 दोस्तों की किस्मत अनिश्चित थी। अर्जुन नहीं चाहता था कि वह मृत्यु का इंतजार करते हुए चुपचाप बैठे। जब कोई व्यक्ति मृत्यु का सामना करता है तो वह अत्यधिक मजबूत प्रेरणा और संघर्ष की भावना प्रदर्शित कर सकता है, यहाँ तक कि आशा की सबसे छोटी किरण भी परीक्षा में डाली जाती है। उसने फिर से प्रयास किया, लेकिन नहीं जानता था कि इन चट्टानों को कैसे हटाया जाए, क्योंकि उसके पास कोई उपकरण नहीं था। लेकिन उस क्षण अर्जुन को एक विचार आया। उसने बैंगनी क्रिस्टल को याद किया। यह एक छोटे चाकू जैसा दिख रहा था, इसलिए हालांकि यह छोटा था और इसका कोई हैंडल नहीं था, इसके साथ खोदना उसके नंगे हाथों से खोदने से बेहतर था। लेकिन जब उसने क्रिस्टल की ओर देखा तो अर्जुन के मन में एक विचार आया। ध्यान से याद करने पर गुफा उस क्षण नहीं थी जब उसने क्रिस्टल को छुआ था। एक श्रृंखला की अविश्वसनीय घटनाओं ने अर्जुन के सिर में सवाल भर दिए, यानी क्या आज की हुई सभी चीजें इस क्रिस्टल के कारण थी? उसने बैंगनी क्रिस्टल को देखा, जो फर्श पर सुस्त तरीके से बैठा था और हल्की रोशनी छोड़ रहा था। उसने प्राकृतिक दुनिया में उन खनिजों के बारे में सोचा जो थोड़े रेडियोधर्मी तत्वों के कारण चमकते थे। लेकिन इस तनावपूर्ण क्षण में उसने रेडियोधर्मी किरणों के उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा और क्रिस्टल को जांचने के लिए उठाया। अगर यह ढहाव इस क्रिस्टल के कारण था, तो क्या यह उसके बचने का टिकट हो सकता है? क्रिस्टल छूने में ठंडा था, जिसमें ठंडक उसके हाथों की नसों में घुस रही थी। क्रिस्टल इतना बड़ा नहीं था, बस एक वयस्क की हथेली के आकार का। क्रिस्टल के एक पक्ष पर रहस्यमय खुदाई थी। किसने इसे खुदा? क्या ये खुदाई कोई प्राचीन प्रतीक है या कोई रहस्यमय भाषा, या क्या ये बाहरी अंतरिक्ष से, सितारों से कुछ है? अर्जुन के मन में बहुत कुछ चल रहा था। वह उस गुफा में हुई हर घटना के बारे में सोच रहा था। उसने सोचना बंद किया और बंद निकास की ओर चलने लगा, क्योंकि इस तेज क्रिस्टल का किनारा उसकी गुफा से बाहर निकलने की आशा थी। क्रिस्टल के किनारे को मजबूती से पकड़े हुए अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से चट्टान पर प्रहार किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से क्रिस्टल ने कड़ी चट्टान को टोफू की तरह काट दिया। अर्जुन हैरान रह गया और उसने अपने हाथ में बैंगनी क्रिस्टल को बेवजह घूरा। कुछ सेकंड बाद उसने अपने होश में आया, क्योंकि यह सोचने का सही समय नहीं था कि यह क्रिस्टल इतना तेज कैसे हो सकता है। दोनों हाथों से इसे मजबूती से पकड़कर अर्जुन ने चट्टानों में एक चित्र खोदना शुरू किया। क्रिस्टल बिना किसी रुकावट के चला गया और यहाँ तक कि ग्रेनाइट को आसानी से काटने में भी सक्षम था। अर्जुन उत्साहित हो गया। उसे एक खजाना मिल गया है। अगर वह जिंदा बाहर निकल सका तो ये क्रिस्टल उसकी जिंदगी बदल सकता है। अर्जुन को नहीं पता था कि वह कितनी देर से खोद रहा है और उसे यकीन नहीं था कि क्या ये कोई भ्रांति है, लेकिन जब भी वह थकावट महसूस करता, उसके हाथों में मौजूद क्रिस्टल एक ठंडक छोड़ता, जिससे उसे थोड़ी शक्ति वापस मिलती और वह बिना आराम किए खोदता रहता। ये जानना संभव नहीं था कि समय कितना हो गया है, क्योंकि उसका फोन बैटरी खत्म हो चुका था। उसने समय की धारणा खो दी थी। 2 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन। अर्जुन को यह महसूस नहीं हुआ कि बिना एक भी निवाले के भोजन या पानी के उसे भूख या प्यास का एहसास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टल की ऊर्जा ने उसकी जिंदगी को बढ़ा दिया है। वह धीरे धीरे अपने संवेदनाओं को खो रहा था, लेकिन उसने दृढ़ता और सहनशक्ति के साथ खोदना जारी रखा। अंततः एक निश्चित बिंदु पर उसने अपनी आंखों के सामने एक चमक देखी, जैसे किसी दरार के माध्यम से प्रकाश गुजर रहा हो। प्रकाश, यहाँ प्रकाश है। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि प्रकाश इतना सुंदर होगा। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। उसने दांत पीसते हुए पागलों की तरह खोदना शुरू कर दिया। अंततः वह बाहर चढ़ने में सफल हो गया। मैं सफल हो गया, मैं बच गया। अर्जुन जमीन पर लेट गया, बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए। जैसे ही उसने नीले आसमान और सफेद बादलों को देखा, उसने कभी नहीं सोचा था कि नीला आसमान इतना सुंदर हो सकता है। अर्जुन ने ज्यादा देर आराम नहीं किया। उसने दांत पीसते हुए उठकर अपने 2 दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बैटरी खत्म हो चुका था। अर्जुन ने जीवन के किसी भी संकेत की तलाश शुरू की, लेकिन एक नजर में ही अर्जुन दंग रह गया। ये कैसे हो सकता है? उसे याद आया कि वह एक पहाड़ी पर स्थित गुफा में फंसा हुआ था, लेकिन अब वह एक सपाट भूमि पर था। हालांकि आसपास छोटी छोटी पहाड़ियां थीं, लेकिन अर्जुन विश्वास नहीं कर सका कि उसने इतनी लंबी सुरंग खोदी है। उसके चारों ओर कई टीले थे और हर टीले पर एक लकड़ी की छड़ी निकली हुई थी। क्या यह एक कब्रिस्तान हो सकता है? अर्जुन दंग रह गया। वह इतनी सारी कब्रों के बीच कैसे आ गया?
उसने सावधानी से कब्रों की जांच की। ये कब्रें आधुनिक कब्रिस्तान से नहीं लग रही थी, क्योंकि शहर में सभी कब्रें संगमरमर या पत्थर से बनी होती हैं। लेकिन उसके सामने की कब्रें अलग थी। रुको, अर्जुन ने अचानक कुछ खोजा। जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया, जिस सुरंग से वह अभी बाहर निकला था वह अभी भी वहां थी और एक टीले के सामने स्थित थी। और टीले के बगल में एक लकड़ी की पट्टी का उपयोग कब्र के पत्थर के रूप में किया गया था। पट्टी पर कुछ शब्द एक अलग भाषा में लिखे थे, लेकिन किसी न किसी तरह अर्जुन उन्हें पढ़ सका। इस पर लिखा था, प्रिय भाई अर्जुन की कब्र, और बगल में 5 शब्द लिखे थे, बड़ी बहन आरती। अर्जुन की कब्र। वह स्पष्ट रूप से एक बंजर पहाड़ी पर गुफा में जिंदा दफनाया गया था, लेकिन अब वह एक कब्र से बाहर आया था, और वह भी उसकी खुद की। ये किस तरह का मजाक है? और शब्द न तो हिंदी में है, नहीं अंग्रेजी में। उसने इन अजीब शब्दों को कैसे जाना? यह कोई सपना होना चाहिए, है ना? हाँ, यह जरूर एक सपना होना चाहिए। ये सपना इतना वास्तविक लगता है, जैसे अर्जुन ने अपने आसपास को देखा और उसे अलग सा महसूस हुआ। ये बहुत वास्तविक है। उसने अपने आप को चुटकी काटी। ये दर्द हुआ। यह कोई सपना नहीं है। ये सच में कोई सपना नहीं है। अर्जुन खो गया। क्या वह पहले ही मर चुका था जब वह गुफा में जिंदा दफनाया गया था, और जब उसने खुद को बाहर निकाला तो खोदना उसकी मृत्यु से पहले की सिर्फ एक भ्रांति थी? लेकिन प्रिय भाई के 2 शब्द, इसका क्या मतलब है? उसके पास बड़ी बहन नहीं है। अगर किसी को बताना हो तो वह कोई है जो दूसरे शहर में रहती है, और नहीं वह अपने चचेरे भाई से ज्यादा मिलता है। वह उसके लिए कब्र का पत्थर क्यों बनाएगी? क्या ये किसी और का नाम है जो उसी नाम का है? अर्जुन बेहद उलझन में था। इस क्षण में उसने एक लड़की को देखा जो चित्रे पहने हुई थी और एक बैग लिए हुए उसके पास एक छोटी सी गांव की पगडंडी पर चल रही थी। यूआरएल। अर्जुन को उस लड़की के बारे में अपनी पहली छाप का वर्णन करने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन एक अजीब सी परिचितता का एहसास था। वह लगभग 16 साल की थी। उसने कुछ रंगीन कपड़े पहने हुए थे जो गंदे थे। उसकी पैंट की टांगें ऊपर चढ़ी हुई थी, जिससे उसकी खूबसूरत टांगें दिख रही थी। उसके टखनों पर ताज़ा कीचड़ के छींटे थे। उसका शरीर पतला और सुंदर था। उसका चेहरा चमकदार और गाल गुलाबी थे। ये लड़की कौन है? अर्जुन ने उस युवा लड़की के साथ नजरें मिलाई। वह वहां एक पल के लिए चौंकी रही, फिर उसने बैग को ढीला कर दिया। अर्जुन को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके सामने खड़ी लड़की स्पष्ट रूप से 16 साल की थी, और फिर भी वह उससे लंबी लग रही थी। ये थकान के कारण एक भ्रांति होनी चाहिए। अर्जुन अभी भी समझ नहीं पाया, लेकिन इस क्षण में उसने लड़की की स्पष्ट आवाज सुनी। भाई। उसने अपना बैग फेंका और मुंह खोले अर्जुन की ओर दौड़ी। उसकी खूबसूरत आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी हुई थी। रुको रुको। अर्जुन ने अपने पीछे देखा और महसूस किया कि वह उसके पास अकेला था, तो वह उसकी ओर दौड़ रही थी। जिस भाई को वह बुला रही थी, क्या वह खुद ही था? लड़की हवा की तरह उसकी ओर दौड़ी और उसे गले लगा लिया। लड़की की ताज़ा खुशबू ने उसकी नाक में भर गई, जबकि उसका मुलायम शरीर अर्जुन पर हावी हो गया। वह चौंक गया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्जुन ने उम्मीद नहीं की थी कि एक युवा वयस्क के रूप में उसे एक लड़की द्वारा इतनी मजबूती से गले लगाया जाएगा। इसका क्या मतलब है? भाई, तुमने अपनी बहन को चिंता में डाल दिया। जब तक तुम ठीक हो। छोटी लड़की अर्जुन को मजबूती से गले लगाए हुए थी। उसकी तेज ठोड़ी अर्जुन के कंधों में धंसी हुई थी, जबकि वह बेतहाशा रो रही थी। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वह अपनी सारी ताकत लगा रही हो अर्जुन के शरीर को अपने में समाहित करने के लिए। उसे डर था कि यह सब एक सपना है, कि जैसे ही वह उसे छोड़ देगी वह फिर से गायब हो जाएगा। अर्जुन वहां बिना किसी हरकत के खड़ा रहा। फिर उसने उस कब्र के पत्थर पर खुदी हुई शब्दों के बारे में सोचा। ये छोटी लड़की शायद वही है जिसने उन्हें खुदा था। क्या यह उसकी बहन हो सकती है? अर्जुन ने इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन जितना उसने इसके बारे में सोचा उतना ही कुछ गलत लगता गया। ये छोटी लड़की स्कूल में पढ़ाई कर रही होनी चाहिए। उसका छोटा भाई अधिकतम 12 या 13 साल का है। वह कैसे एक वयस्क जैसे उसके लिए अपने छोटे भाई की गलती कर सकती है? एक पल रुकिए, एक वयस्क जैसे वह? अर्जुन को अचानक कुछ समझ में आया। उसने अपनी ऊंचाई को लड़की के साथ तुलना की, देखा कि उसका मुंह केवल उसके कंधों तक पहुंचता है। उसे एक अशुभ भावना हुई। उसने अपने हाथ फैलाए और उन्हें देखा। जो उसने देखा वे एक बच्चे के मुलायम हाथ थे। क्या ये मेरे हाथ हैं? क्या मैं फिर से युवा हो गया हूँ? अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित था। उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। युवा होना, एक बहन होना, अपरिचित मैदान और एक अलग भाषा। सब कुछ केवल एक निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन अर्जुन ने जो उसकी अंतःप्रेरणा उसे बता रही थी उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। लड़की अभी भी उसे गले लगाए हुए थी। उसे इस लड़की के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन लड़की की वास्तविक भावनाएं उसे आराम महसूस कराती थी। लड़की ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए उसके आंसू पोंछे। उसने बैग उठाने के लिए आगे बढ़ी, घर जाने का इरादा रखते हुए। अर्जुन ने अपने पेट को छुआ और उसे जो महसूस हुआ वह था भूख। वह अचानक भूख से अभिभूत हो गया। जब से उसे जिंदा दफनाया गया था उसने न तो एक और खाना खाया था और न ही पानी। अगर वह अजीब बैंगनी क्रिस्टल न होता तो वह बहुत पहले मर गया होता। स्वाभाविक रूप से उसके लिए इतनी भूख लगना बहुत सामान्य था। लड़की ने अर्जुन की स्थिति देखी और उसके सामने झुक गई, अपनी खूबसूरत पीठ दिखाते हुए। भाई, बहन तुम्हें उठाएगी। चलो घर चलते हैं, फिर कभी अलग नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन को इस बार नहीं पता था कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। लड़की ने देखा कि अर्जुन जिद्दी तरीके से उसकी पीठ पर नहीं चढ़ा और उसने फैसला किया कि शायद वह शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। उसने टोकरी को आगे बढ़ाया और अर्जुन की जांघों को अपनी कमर के करीब मजबूती से पकड़ा। उसे हवा में उठाया गया, उसकी पीठ को सहारा देते हुए। लड़की के छोटे हाथों ने अर्जुन की टांगों को पकड़ा और एक झटके से उसने अपने स्थान को समायोजित किया। जैसे ही वह छोटे रास्ते पर आगे बढ़ी, वह नहीं चाहता था कि लड़की उसे अपनी पीठ पर उठाए, लेकिन उसे यह कहने का तरीका नहीं पता था। किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी भाषा का उपयोग करना जो उसकी बहन नहीं थी, ये बहुत अजीब होता। इस क्षण में उसने पीठ से एक अजीब आवाज सुनी। उसने देखा और पाया कि एक धूल का तूफान पूरी गति से उनकी ओर बढ़ रहा है।
लड़की ने भी इसे देखा और अर्जुन को उठाए हुए एक बड़े पेड़ के पीछे छिपने के लिए जल्दी से दौड़ी। जब अर्जुन ने धूल के तूफान में ध्यान से देखा तो उसने देखा कि एक विशाल जानवर मैदान पर दौड़ रहा है। हे भगवान, क्या यह एक जानवर है? ये 7 से 8 मीटर ऊंचा और 10 मीटर से अधिक लंबा था। इसके लंबे तेज दांत थे और इसके अंग इस्पात की बीमों के समान मोटे थे। इसके तेज नाखून चाकोर जैसे थे जो भयानक गहरे खंदक बनाते थे। इस जानवर की तुलना में धरती पर जानवर छोटे बिल्ली के बच्चे जैसे थे। अर्जुन को और भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि एक मध्यवर्गीय आदमी इस अजीब जानवर पर सवार था। एक कमांडिंग आभा के साथ वह इसके ऊपर क्रॉस लेग जेट बैठा था। उसके पीठ पर एक तलवार लटकी हुई थी। उसने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी आभा उस जानवर से कहीं अधिक डरावनी थी। इस घटना ने उसके विचारों पर एक मोहर लगा दी कि वह जिस जगह आया है वह धरती नहीं है। वह एक रहस्यमय दुनिया में पहुंचा था। उसका नाम अर्जुन था और उसे मृतकों से पुनर्जीवित किया गया था। उसकी एक प्यारी और खूबसूरत बड़ी बहन थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। ये सब एक सपना नहीं था, ये वास्तव में हो रहा था। उसने समय स्थान के बीच सुरंग बनाई थी। हे भगवान, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह रोना चाहता था। ये किस प्रकार की दुर्भाग्य था। एक पहाड़ी पर चढ़ने से वह समय स्थान में सुरंग बना गया। हालांकि यह मौत से बेहतर था, लेकिन एक बिल्कुल अपरिचित दुनिया में पहुंचना। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा कि यह उसके रहस्यमय बैंगनी क्रिस्टल को छूने से संबंधित था। तो अगर वह इस दुनिया में क्रिस्टल के कारण आया है तो क्या यह संभव है कि वह क्रिस्टल के साथ वापस लौट सके? क्रिस्टल कार की याद करते हुए अर्जुन ने सोचा, क्रिस्टल कहाँ है? फिर उसने अपने सीने पर ठंडक महसूस की और पाया कि यह वही क्रिस्टल है। लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने इसे सीने पर कैसे रखा, ये वहां कैसे पहुंचा। वह अपने मन में क्रिस्टल के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक अर्जुन के मन में एक नाम चमका, वायलेट जेनेसिस। अर्जुन उलझन में था, यह नाम उसके मन में कैसे आया और यह नाम क्या है? वायलेट जेनेसिस। इसे बस बैंगनी क्रिस्टल कहते हैं, लेकिन क्या इसका असली नाम ये है? यूआरएल के साथ आने से पहले अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि घर ऐसा दिखाई दे सकता है। जब उसने उस आदमी को उस जानवर पर बैठे देखा था तब उसने सोचा था कि ये दुनिया उड़ान भरने वाले मार्शल आर्ट लोगों की होगी जो बहुत अमीर होंगे। लेकिन उसके सामने दिखने वाला ये खंडर किसी भी तरीके से घर तो नहीं लग रहा था। अतीत में वो गांव में गया था, लेकिन वो घर भी इस घर से बहुत बेहतर थे। ये सादा घर मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ था, जिसमें एक मेज, 2 कुर्सी, 2 बिस्तर और एक स्टोव के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन, तुम्हें भूख लगी होगी, आरती ने उसे लकड़ी के बिस्तर पर लिटाते हुए कहा। हालांकि वो थक चुकी थी, पर उसके भाई के आ जाने की खुशी उसमें ऊर्जा भर रही थी। हाँ, उसने अपने सूखे होंठों से जवाब दिया। उसने इस दुनिया में आने के बाद पहली बार कुछ बोला था। वह सोच रहा था कि इस दुनिया में आने के बाद यहाँ की भाषा बोलने में परेशानी होगी, पर आश्चर्य रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अभी बनाकर लाती हूँ, उसने कहा। फिर उसने उसे उस बिस्तर पर लिटाकर एक कंबल से अच्छे से ढक दिया। उसके इस प्यार भरे तरीके से अर्जुन को बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये लड़की उसकी बहन नहीं थी, पर जिस तरह से वह उसे इतनी दूर पीठ पर बिठा कर लाए और अब उसका ध्यान रख रही है, इस बात ने अर्जुन के मन में उसके लिए कोमल भावनाएं भर दी। 15 मिनट के बाद उसने अर्जुन के सामने एक दलिए की प्लेट व 2 जंगली फल लाकर रख दिए। हालांकि उसे ये सब खाने की नहीं आदत थी और ना रुचि, पर भूख इतनी ज्यादा होने के कारण उसे खाना पड़ा। उसने आरती से पूछा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? आरती ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं पहले कहा चुकी हूँ, पर अर्जुन को महसूस हो रहा था कि शायद घर पर और खाना नहीं है। वह सोचने लगा कि इस लड़की ने मुझे खाना खिलाने के लिए खुद को भूखा रखा है और इससे उसका मन खराब हो गया। उसने जोर देकर आरती को खाना खाने के लिए बोला, पर आरती ने मुस्कुराते हुए उसे ही खाने के लिए बोला। अर्जुन ने सोचा कि ये किस तरह की दुनिया है जहाँ कुछ लोग मॉन्स्टर्स की सवारी करते हैं और किसी के पास खाना तक नहीं है। रात का समय था और बाहर से कीड़ों और पतंगों की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने उस जादुई क्रिस्टल को हाथ में पकड़ रखा था। वह सोच रहा था कि इस क्रिस्टल की वजह से ही वह इस दुनिया में आया है, तो ये क्रिस्टल कोई जादुई चीज है। उसे इस क्रिस्टल का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, क्या पता ये किसी तरह से उसे लाभ पहुंचा सके। अगर मैं एक्सपर्ट बन जाऊं तो मैं आजाद हो सकता हूं। कम से कम मैं भूखा तो नहीं मरूंगा। उद्धरण चिन्ह। अचानक अर्जुन को क्रिस्टल का ध्यान आया और वो उसे आंचे से देखने लगा। सावधानीपूर्वक जांच करने पर अर्जुन से देखा कि प्रकाश के छोटे धुंधले बन्नी कण क्रिस्टल के चारों ओर घूम रहे हैं। ये कण कहीं से प्रकट हुए और धीरे धीरे क्रिस्टल के चारों ओर घूमते हुए गायब हो गए, जैसे कि क्रिस्टल ने उन्हें अवशोषित कर लिया हो। ये प्रक्रिया काफी देर तक चलती रहा और इस वजह से क्रिस्टल की चमक और भी बढ़ गई थी। इसका क्या अर्थ है? इस खोज से उसकी सांसें बढ़ गई। जैसे जैसे बन्नी क्रिस्टल की चमक बढ़ती गई वह और भी ठंडा हो गया और क्रिस्टल की ठंडक उसके दोनों हाथों के जरिए उसके बॉडी के हर हिस्से में जाने लगी। उसे महसूस हुआ मानो ये रोशनी उसके शरीर को साफ कर रही हो। उसे याद आया कि कैसे उसने कई दिनों तक बिना कुछ खाए सुरंग को खोदा था। उस समय भी इसी क्रिस्टल की ऊर्जा ने उसको जीवित रखा था। उसे याद था कि जब पहली बार उसने इस क्रिस्टल को देखा था तब ये बहुत ज्यादा चमक रहा था, पर सुरंग से बाहर आने पर इसकी चमक कम हो गई थी और अब ये क्रिस्टल फिर से तेज चमक रहा है। इसकी ऊर्जा का क्या कारण हो सकता है? क्या तारों का प्रकाश इस क्रिस्टल को चार्ज करता है? अर्जुन बिस्तर से खड़ा हुआ और चूल्हे के पास जाकर आग जलाई। आग की लपटें उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। उसने फिर सावधानी से उस क्रिस्टल को उस आग में रख दिया। वह कुछ देखना चाहता था कि क्या यह आग की ऊर्जा को सोख सकता है, लेकिन अर्जुन ने कितना भी उस बन्नी क्रिस्टल को जलाया हो उसके प्रकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने महसूस किया कि इस क्रिस्टल में कोई गर्मी नहीं बढ़ी है। वह भी एक बर्फ के टुकड़े की तरह बिल्कुल ठंडा था। वह ये देखना चाहता था कि अगर क्रिस्टल ऊर्जा से भरा होगा तो किस तरह का बदलाव आएगा। इसलिए उसने घर से बाहर निकलने की सोची। वह ध्यान से घर से बाहर निकलना चाहता था ताकि उसकी इस दुनिया की बहन का ही जाग ना जाए। लेकिन जैसे ही वो अंगान में पहुंचा उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह लड़की एक पेड़ के नीचे बैठकर तीर को पैना कर रही थी। आरती। उसने आरती की तरफ देखा। उसके चारों तरफ काफी तीर रखे हुए थे। प्रत्येक तीर आंचे से बनाया गया था।
अर्जुन, तुम उठ क्यों गए? जल्दी से अंदर जाकर आराम करो, तुम अभी ठीक हुए हो? दीदी, ये पर इतने सारे तीर क्यों है? अर्जुन ने पूछा। ओह, ये सब कल के राशन के लिए है, आरती ने जवाब दिया। अर्जुन इस दुनिया में आ तो गया था, लेकिन उसको इस दुनिया के अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता था। आरती ने असमंजस से पूछा, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? पहले भी तो मैं ऐसे ही राशन लाती थी। अर्जुन ने जल्दी से कोई बहाना सोचा। वो क्या है ना, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। ये सब सुनकर आरती परेशान हो गई। अर्जुन, तुम? दीदी, मैं ठीक हूँ, अर्जुन ने जल्दी से आरती से कहा। वह उसकी चिंता दूर करना चाहता था। अर्जुन ने आरती से कहा, दीदी, क्या तुम मुझे इस दुनिया के बारे में बता सकती हो? यूआरएल। आरती को कुछ भी सेंधर नहीं हुआ और वह इस दुनिया के बारे में बताने लगी। अर्जुन ने जितना यहाँ आने पर महसूस किया था, उस हिसाब से उसने अंदाजा लग गया था कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट का सम्मान किया जाता है। लेकिन आरती की बातें सुनकर उसको समझ आया कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट के महत्व को उसने काम करके आका है। सही तरीके से कहे तो यह एक ऐसी बड़ी ही दुनिया थी जहाँ मार्शल आर्ट ही सब कुछ है। यहाँ जंगली जानवर और इंसानों के बीच कोई फासला नहीं था। जंगली जानवर कभी भी गाँव में हमला कर सकते हैं। किसी शहर के लिए एक उच्च स्तरीय योद्धा जीवन रेखा के समान था। बदकिस्मती से उनका गांव बहुत छोटा था, जिसमें एक भी उच्च योद्धा नहीं था। ताकत की कमी के कारण ये कि लोगों को भोजन इकट्ठा करने में बहुत परेशानी होती थी। यहाँ के लोग राशन पाने के लिए कवच और तीर बनाते थे। आरती ने अर्जुन से कहा, अब तुम अंदर जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए इनको बेचकर एक मांस का टुकड़ा लेके आऊंगी। वो मांस का टुकड़ा एक शक्तिशाली जानवर का है, जिसको बार बार खाने से कोई भी इंसान एक योद्धा बन सकता है। लेकिन दुख की बात यह थी कि कई महीनों में उन्हें एक बार ही ये टुकड़ा मिलता था। बड़े कबीलों के लोग इस मांस के टुकड़े को आम लोगों में बांट देते थे, क्योंकि उनके लिए उस जानवर की हड्डियां महत्वपूर्ण होती थी। वे उन हड्डियों को खाते हैं। उनकी हड्डियों में उस जानवर का सारा सार होता था। वे उन हड्डियों को इस तरह से पकाते थे ताकि उनका सार खाया जा सके। इस सार को योद्धा अपनी लिमिट तोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। इससे उनके मेरिडियन खुल जाते थे, रक्त नाड़ियां उत्तेजित की जाती थी और भी काफी तरह से लाभ लिया जाता है। गरीब लोग तो बस इसका सपना ही देख सकते हैं। उनके नसीब में एक टुकड़ा मिलना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आरती के मुंह से ये सब बातें सुनकर अर्जुन बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि ये काफी जानकारी वाली बातें थी। काफी दिनों से भूखा होने के कारण अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। उसने आसपास देखा तो आरती घर में नहीं थी। वो जैसे ही उसे देखने के लिए बाहर गया तो उसने देखा आरती पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसकी आंखें थकान के कारण बिल्कुल लाल हो रखी थी। अर्जुन ने देखा कि आरती ने तीर के 2 बंडल कंधे पर लटका रखे हैं। वह समझ गया कि तीर बनाने के कारण वह रात भर जागी रही है, इसी वजह से उसकी आंखें लाल है। वे इतने गरीब थे कि दिया भी नहीं खरीद सकते थे। आरती ने चांद की रोशनी में ही इन तीरों को बनाया था। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारे अंतिम संस्कार में इतना व्यस्त हो गई थी कि मुझे तीर बनाने का समय ही नहीं मिल। अगर आज मैं जाकर इन तीरों को खत्म नहीं करती तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। अर्जुन ने जब उसकी बहन की ये हालत देखी तो उसने कसकर अपनी मुट्ठी बींची। उसने अपनी बहन को एक बेहतर जिंदगी देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। चलो चले, राशन लेने का समय हो गया है। आरती ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और वो दोनों सूर्य घाटी की तरफ चल पड़े, जहां पर राशन मिलता था। वहां पहले से ही काफी लोग आ रखे थे। वहां एक मंच पर एक 30 साल का आदमी एक कुर्सी पर राजा की तरह बैठा हुआ था। उसकी कमर पर एक अच्छे से बनी हुई तलवार लटक रही थी। मंच पर बैठा आदमी नीचे भीड़ को आलस से देख रहा था। नीचे लोग लाए गए तीर और कवच को एक खजांची को दे रहे थे, जो उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। उस व्यक्ति के बगल में एक पीले कपड़े पहने इंसान खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक कुटिल भाव था। क्या तीर और कवच संतोषजनक हैं, लॉर्ड प्रताप? पीले कपड़े पहने व्यक्ति ने सिर झुकाकर पूछा। प्रताप एक बड़ी जाति का राजदूत था, जिसे हथियार इकट्ठा करने के काम पर भेज गया था। वासी तो उसकी जाति में उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं थी, पर उस पीले कपड़े वाले व्यक्ति के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण था। आरती ने नहीं अपने तीर वहां पर जमा कर दिए। कुछ समय बाद उन सभी सामानों को एक बड़ी गाड़ी में रखा गया। लॉर्ड प्रताप ने रिकॉर्ड बुक में देखने के बाद पीले व्यक्ति की तरफ एक लकड़ी का बक्स फेंक दिया। उसने एक मुस्कुराते हुए कगेरे से लॉर्ड प्रताप को विद किया और अंत में गरिमापूर्ण चेहरे से मुस्कान हटा ली। सभी कबीले वाले उत्सुकता से बोल पड़े, कुलपति कृपा करके राशन बांट दीजिए। चुप रहो, पीले कपड़े पहने इंसान से भीड़ की तरफ देखते हुए इशारा किया। अर्जुन को नहीं पता था कि यह इंसान उनका कुलपति था। चूंकि तुम सब इतने अधीर हो रहे हो तो राशन बांट देते हैं। कुछ हट्टे कट्टे आदमी गोदाम से राशन ले आए। राशन की मात्रा कम होने की वजह से भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। आज तो राशन में कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस हंगामे को देखकर पीले कपड़े वाला इंसान चिल्लाया, अपना मुंह बंद करो। फिर उसने इशारा किया और अपने लोगों को राशन बांटने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर लोग चुप हो गए, क्योंकि वो एक योद्धा था। हालांकि वह ये निचली श्रेणी का मॉर्टल ब्लड योद्धा था, पर उनकी जाति के लिए उनका स्तंभ था। जो लोग योद्धा तैयारी सीवके थे, उनको सबसे पहले राशन दिया जाना था। कुछ लोग जिन्होंने चमड़े के कपड़े पहन रखे थे सामने आए। ये सभी लोग आने आवे कलमी कबीले की आशा बनने वाले थे। कबीले में अच्छे शरीर वाले लड़कों को छोटी उम्र में ही इस सीवा में भेज दिया जाता था। इनका काम सिर्फ तैयारी करना ही था। दूसरा, सबसे पहले उनको भोजन इसलिए दिया जाता था कि अगर आगे चलकर अगर कोई अच्छा योद्धा बन जाता है तो वो कबीले के लिए बहुत सारी चीजें ला सकता है। जब इन लोगों ने राशन ले लिया तो बाकी बचे लोग, जो कि कहीं जैद संख्या में थे, उनके लिए बहुत काम राशन बचा था। आरती, जो कि अर्जुन के साथ खड़ी थी, काम राशन देखकर घबराने लगी, क्योंकि अगर अर्जुन को राशन नहीं मिलता है तो उनके पास बस गिने चुने दिन ही बचे थे। पहले दर्जे के परिवार वाले पुरुष अपना राशन लेने आए। पीले कपड़े वाले इंसान से दूसरा आदेश दिया। इस दुनिया में जहां मार्शल आर्ट ही सब कुछ था, बिना योद्धा वाले लोगों को भी कुछ दर्जे में बांटा गया था। एक सही परीक्षण था 300 किलो का वजन उठाना। जो लोग ये कर लेते थे वही प्रथम टीए में आते थे। जिसने जितना कम वजन उठाया उसका स्तर उतना ही कम। पहले टीए के लोगों ने आकार अपना राशन ले लिया।
हालांकि उनको योद्धा सिवा से काम राशन मिला था, पर खुशी की बात थी कि मिल तो गया था। इसके बाद दूसरे टीए के लोगों ने आकार राशन लिया। धीरे धीरे राशन के बैग काम होते जा रहे थे। आरती का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। अगर आज उनको राशन नहीं मिल तो उनका भूख से मरना तय है। घटते राशन को देखकर पीले कपड़े वाले इंसान का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। उसको मालूम था कि आने वाले महीनों में काफी लोग भूख से मरने वाले हैं, पर वो कर भी क्या सकता है। जब आम लोगों की बारी आई तो भीड़ एकदम से भागने लगी। इसी भागदौड़ में आरती नीचे गिर गई, जिससे उसको चोट लग गई। जब अर्जुन ने ये देखा तो उसने जल्दी से जाकर आरती को उठाया। भीड़ को बेकाबू देखकर पीले कपड़े वाले इंसान ने लोगों को लाइन में लगने का आदेश दिया। सभी लोग अब लाइन में लगकर राशन ले रहे थे और देखते ही देखते राशन खत्म हो गया। आरती का दिल बैठ गया। बिना राशन के वे कैसे जिंदा रहेंगे। पीले कपड़े वाले इंसान ने फिर बचे हुए अनाज जो कि गोदाम में था उसको लाने के लिए बोला। हालांकि अर्जुन की पुरानी दुनिया में ये अनाज जो कि गेहूं था बहुत जरूरी होता, पर इस दुनिया में इसका जयद उपयोग नहीं था, ना ही इसमें जयद पोषक तत्व थे। आरती ने जाकर अनाज के 2 छोटे बैग ले लिए। अनाज इतना काम था कि बस 10 दिनों तक ही चल सकता था। ये सब देखकर आरती को गुस्सा आ गया और उसने अनाज बांटने वाले इंसान से कहा, मुझे इतना काम अनाज क्यों मिल है, जबकि मैंने तीरों के 2 बंडल दिए थे। अनाज बांटने वाले इंसान ने कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या, जिस घर में पुरुष नहीं है उनको काम अनाज मिलता है। उपेक्षित महसूस करते हुए आरती ने गुस्से में कहा, किसने कहा मेरे घर में पुरुष नहीं है, यहाँ एक है। ये कहते हुए उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। यूआरएल अर्जुन का दुबला पतला शरीर आरती से भी छोटा था। हालांकि वह एक बच्चे की तरह दिखता था, लेकिन आरती के लिए वही उसके घर का मर्द था। आरती के हाथों को थामे हुए अर्जुन ने महसूस किया कि आरती का हाथ कांप रहा था। अपने कबीले के अन्याय और अपने भी की मौत की वजह से वह कमजोर हो गई थी। माहौल में गहरा सन्नाटा छा गया और सभी लोग उन दोनों को घूरने लग गए। कुछ देर की खामोशी के बाद राशन बांटने वाले आदमी हंसने लग गए। ये तुम्हारे घर का आदमी है? हाँ 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 लड़की, क्या तुमने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा है, और वह भी दुबला पतला बंदर? लड़की, तुमने कितनों दिनों से डायपर का इस्तेमाल करना बंद किया है? हाँ हाँ हाँ। सभी लोग उन पर हंस रहे थे। इस वजह से आरती का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। कबीले का शासक वर्ग योद्धा से भरा हुआ था, इसलिए कोई भी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अरे, मुझे कुछ याद आया, क्या ये लड़का कुछ दिन पहले मर नहीं गया था? इस छोटी सी जाति में लोगों का मरना आम बात थी, और कम संख्या होने के कारण सभी को पता होता था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं इसे जानता हूँ, इसका शरीर बीमारियों से भरा हुआ है। एक दूसरे इंसान ने कहा। किसने कहा कि मेरा भी मर गया है? आरती ने उस इंसान को घूरते हुए कहा। आरती की तीखी नजरों का सामना करते हुए उस आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी इस कबीले में एक योद्धा के रूप में स्थिति बहुत अच्छी थी और एक छोटी सी लड़की उसको घूरकर देख रही है। तुम मूर्ख लड़की, मुझे घूर क्या रही हो? अगर तुम घूरती रही तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, आदमी ने गुस्से से कहा। लेकिन आरती अपने दांत पीसकर खड़ी रही। ये लड़की दिलचस्प है। एक साफ ऊंचे घर में बैठे चांदी के कवच में एक मुस्कुराते हुए लड़के ने कहा, जो खिड़की से ये सब देख रहा था। इस लड़के की उपस्थिति बहुत प्रभावशाली थी। आम लोगों और इसके बीच का अंतर साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक तीर छुपा रखा है, पता नहीं वह कैसे इस तीर को छुपाने में कामयाब रही है। ऐसा लगता है कि उसने इस तीर को आक्रामक तरीके से उपयोग करने के लिए छुपाया है। उस लड़के के पास खड़े एक बुजुर्ग इंसान ने विनम्रता से कहा, अगर वह आक्रामक हो गई तो निश्चित रूप से उसकी हालत खराब होने वाली है। ये सही है, लेकिन अगर वह आक्रामक नहीं होती तो शायद भूख से मर जाती, चांदी के कवच वाले लड़के ने बेपरवाही से कहा। मुझे इस लड़की के बारे में और बताओ, बुजुर्ग इंसान से आदर से झुकते हुए कहा। सर, इस लड़की का नाम आरती है, जो हमारे लियान कबीले की निचली जाति की है। वह और उसका भाई मूल रूप से हमारे कबीले के नहीं है। वे एक शरणार्थी है जो हमारे कबीले में आकर बस गए थे। कुछ साल पहले ये दोनों और उसकी माँ ये पर रहने आए थे। उसकी माँ का कुछ सालों पहले ही निधन हो चुका है। पहले ऐसा लगता था कि बिना माँ के ये दोनों बच्चे मर जाएंगे, पर आश्चर्य रूप से ये लड़की छोटी होने के बावजूद भी खुद और अपने भाई को जीवित रखने में कामयाब रही। बड़ी जनजातियां ऐसे किसी शरणार्थियों को नहीं रखती है, हालांकि छोटी जातियों में ऐसे लोग आबादी बनाए रखने में मदद करते हैं। वह वास्तव में कहीं और की लड़की है, लड़के ने खुद से कहा और धीरे से मुस्कुराया। पहले देखने पर उसको महसूस हुआ था कि इस लड़की में कुछ अलग सी आभा है, जिसको वह बयान नहीं कर सकता था। और वैसे भी ये लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी, जो कि छोटी जाति के गरीब बच्चों में काम ही देखने को मिलता है। एक अज्ञात अतीत वाली इस सुंदर लड़की में महेंद्र की रुचि जाग गई। युवा स्वामी, क्या उसने आपकी नजर को आकर्षित किया है? बुजुर्ग ने पूछा। युवा स्वामी महेंद्र की लियान कबीले में काफी प्रतिष्ठा थी। पूरे लियान कबीले में काफी योद्धा थे, लेकिन सबसे ऊपर के दर्जे वाले सिर्फ 3 ही थे। एक था कुलपति जो पीले वस्त्र पहने हुए था, योद्धा तैयारी सिवा की कोचागद, व तीसरा था महेंद्र। ये पीले वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग का पोता था। कुलपति पहले से ही 60 के दशक में थे, लेकिन महेंद्र सिर्फ 17 वर्ष का था। महेंद्र निश्चित रूप से अगले कुलपति और बंदी रक्त योद्धा बनने की सबसे अधिक संभावना वाला व्यक्ति था। तो क्या हुआ अगर मुझे दिलचस्पी है? जल्द ही मैं इस छोटी जनजाति के कबीले से बाहर निकल जाऊंगा और विशाल जंगल में एक साहस से भर हुआ कार्य करूंगा। महेंद्र के इन शब्दों ने बुजुर्ग को डर का आभास करा दिया। उसने जल्दी से कहा, मैं मजाक कर रहा था युवा मास्टर। बूढ़ा कुछ ज्यादा बोल गया, कृपया इसे दिल पर न ले। जंगल में जहां ताकतवर लोग कमजोरों पर शासन करते थे, कि देशों ने सेना के कानून लागू किए। ताकतवर लोग कमजोर लोगों की जान अपनी हथेली पर रखते थे। महेंद्र जो कि एक ताकतवर इंसान था, अपने कबीले के किसी भी इंसान का भाग्य तय करने का पूरा अधिकार उसके पास था। इसके अलावा महेंद्र ने कभी दया नहीं दिखाई। बचपन से ही वह काफी पेन से गुजरा था और कबीले में भी उसे क्रूर लड़ाई का सामना करना पड़ा था। बुजुर्ग जो कि खुद को थप्पड़ मारने वाला था, महेंद्र ने उसको रोकते हुए कहा, ठीक है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने नाटक करना बंद करो। ये लड़की अभी जवान है, मैं इसे सिर्फ नौकरानी या रखेल के रूप में ही रखना चाहता हूँ।
हाँ, आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद युवा स्वामी, बुजुर्ग ने जल्दी से सिर हिलाया। अच्छा, मुझे बताओ इन दोनों भाई बहनों की शकल मिलती क्यों नहीं है? महेंद्र ने नीचे चल रही सभी चीजों को देखते हुए कहा। उसे दिख रहा था कि कैसे ये लड़की अपने भाई जो कि उसके पीछे कमजोरी की हालत में खड़ा है उसकी रक्षा कर रही है। मैंने सुना है कि एक बार जब ये लड़की मुसीबत में थी, उस आदमी का हाथ हवा में ही रुक गया। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में ही मुक्का मर रहा हो। दरअसल योद्धा तैयारी सेवा के सदस्य होकर 2 बच्चों को मारना कई लोगों की नजरों में गर्व की बात नहीं थी। वह इंसान गुस्से में था पर वह नहीं चाहता था कि आज की घटना के बाद लोग उसके बारे में बात करें। अच्छा, काम से काम तुम्हें अपनी जगह पता है, उस आदमी ने उन दोनों को घूरने के बाद अपना हाथ नीचे करते हुए कहा। आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, अब चले जाओ। भाई, आरती ने अर्जुन का हाथ खींचते हुए कहा। वह असहाय महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि उस आदमी से झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है पर अगर वह यहाँ से चली गई तो वे दोनों भूखे मर जाएंगे। बहन आरती, तुम चिंता मत करो, अर्जुन ने आरती का हाथ पकड़ते हुए शांत होने का इशारा किया। तो मैं अब जा रहा हूँ पर जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ सलाह लेनी है। उद्धरण चिन्ह URL